I'm just waiting. Okay, everyone, thank you for joining and thank you for your patience. Quickly जो है मैं स्टार्ट करूंगा without waiting any further. तो सबसे पहले जो है स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर जफर शाहिद एंड मैंने कहा कुछ नाम यहाँ मेंशन किए हैं लेकिन जो नाम हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं और आई गेस मैं कुछ लोगों के नाम मिस कर गया हूँ लेकिन ये है कि दीज आर दोज पीपल और इनमें और आई कोड कम्युनिटी जो पूरी है उस उन सब का ही रोल है और किसी न किसी बंदे की कोई न कोई बात उसने मेरा कहीं ना कहीं जो है मेरे प्रिपरेशन में मेरी हेल्प की है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल दीज गाइज एंड टू आई कोड कम्युनिटी। तो मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा कि अपने रिजल्ट की जो मेरी क्या उसके अंडरस्टैंडिंग लाइक मेरा एक्सपीरियंस जो है ना मैं जब मैं अपना टेस्ट रिजल्ट देखने के बाद था तो मेरा सिंपली इस मीम कह लें या पिक्चर को देख के मैं समराइज कर सकता हूँ कि लिसनिंग और रीडिंग का मुझे पता था कि अच्छा स्कोर आना है क्योंकि मैं उस वाले से कॉन्फिडेंट था और मुझे उसका आइडिया हो गया था। और राइटिंग और स्पीकिंग का भी मुझे पता चल गया था कि वो कैसा, क्योंकि मुझे जैसा आप पेपर दे के आते हैं आपको अपने आइडिया हो जाता है। तो दिस रिफ्लेक्ट्स माई फीलिंग्स आफ्टर द टेस्ट। तो ये मेरा रिजल्ट है। आई स्कोर्ड 8.5 इन लिसनिंग, 8 इन रीडिंग एंड 6.5 इन राइटिंग एंड 6.0 इन स्पीकिंग। तो हालांकि ये है कि मैं रोजाना स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर रहा था और राइटिंग की भी मैंने जो है वो राइटिंग का मैं कहूँगा कि राइटिंग की मैंने एज सच जो है ना डिटेल में प्रैक्टिस नहीं की। मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ लगाए प्रैक्टिस में। लेकिन ये है कि आखिरी 2 वीक में जाके मैंने जो है राइटिंग के ऊपर किया क्योंकि मुझे पता था कि राइटिंग जो है मैं जो भी कर लूँ उसमें जो मेरे एरर्स हैं वो रिमूव नहीं हो सकते। क्योंकि राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि इस इट टेक्स टाइम और ये एक पूरा एक आर्ट है या इसको हम कह लें कि एक फन है। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। राइटिंग भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हर हर इंसान जो है डिफरेंट है लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये लगता था कि मैं राइटिंग जो है वो इतना इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने फोकस किया कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं मैं उन्हीं पे फोकस करूँ। जैसे कि ये है कि इन स्कूल टाइम मुझे आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़। तो मैं कोशिश करता था उनमें मैक्सिमाइज करूँ, उनमें मैक्सिमम मार्क्स लूँ। और साइंस सब्जेक्ट्स जो थे उनमें मैं ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाता था तो मैं उनके ऊपर इतनी एफर्ट भी नहीं करता था। तो जो मेरे बोर्ड एग्जाम भी थे तो मैंने वहाँ पे भी जो है ना मेरे अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट्स में मार्क्स देखेंगे तो वो रिलेटिवली साइंस सब्जेक्ट से ज़्यादा थे। तो इस वजह से थोड़ा सा हुआ है। अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये राइटिंग और स्पीकिंग में क्यों आए मेरे कम, तो वो एक अलग कहानी है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड इट शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल क्योंकि ये मेरी रिफ्लेक्शन थी जब मैं टेस्ट दे के आया तो आई वाज somewhat devastated. So I shared it with Meta AI, just done with my IELTS test, did it well in reading, listening, but in writing, I wrote extra in part one and part two, and I was not able to review part one. In speaking, I spoke with fluency, but I guess I could have expanded my answers with some examples. It would have been much better. My target band for speaking is 7, and overall 7, 7.5 will do good. I am just feeling little scared. Help me. So Meta AI, he told me कि हाँ ठीक है, take deep breath, acknowledge whatever you've done, that's something to be proud of. This examiner trained to sell the quality of your writing, do not just the word count. And तो ये like आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना वो अपनी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपकी जो भी रिफ्लेक्शंस हो आप मेटा एआई को यूज करें तो ये थोड़ा काफी हेल्पफुल होता है आपके रिफ्लेक्सेस को और आपके इमोशंस को ना काम डाउन करने के लिए। अच्छा, तो रीडिंग और राइटिंग में ना जो मेरे इतने मार्क्स हैं तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल जो है जो ट्रिक है वो यही है कि आपने प्रैक्टिस करनी है और रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप देखिए मैंने ऑलमोस्ट 24 डेज जो है रेगुलर प्रैक्टिस की है और जो आखिरी 2 दिन जो मेरा स्कोर था ना वही मेरा एग्जाम में स्कोर आया है। रीडिंग में मेरा जो है 8 आया है और लिसनिंग में जो है 8.5 आया है। तो ऐसा ही होता है कि जो आपके बैंड आ रहे होते हैं ना उसी के अराउंड आता है। अच्छा, इसमें जो है ना कहीं पे मेरे जो है ना वो बैंड पीछे लूज भी होते हैं रहे हैं लेकिन तो ये होता है कि किसी दिन आपका बैंड कम आ रहा होता है किसी दिन ज्यादा आ रहा होता है। लेकिन यह है कि वो एक हद से ना ज्यादा नीचे ड्रॉप नहीं होता। और अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे कंप्लीट, तो ये देखें मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो मेरा शुरू में काफ़ी 7.5, 6.5 और इस तरीके से
थे, लेकिन ये है कि जब एंड पे मैं आया तो एंड पे मेरी जो है ना कंसिस्टेंसी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, और 8.5, 8 और 7.5। अच्छा, ये जो है ना, ये बीच में अगर आप देखें तो ये एक है कि ये आइल्स प्रीमियम का जो था, क्योंकि एक दिन मैंने जब मैंने टेस्ट बुक कर लिया तो उसके बाद मैंने आइल्स प्रीमियम ट्राई किया, तो उसमें यह होता है कि वो काफ़ी तेज था, और वो बिल्कुल भी जिस तरीके से कैम्ब्रिज में जो है ना कोर्स, जो जिस तरीके से टेस्ट टेस्ट का पैटर्न है, वैसा नहीं होता प्रीमियम मटेरियल में ना। कब कौन सा क्वेश्चन कब आ रहा है तो वो आपको नहीं समझ आता, स्पीड भी ज़्यादा होती है। लेकिन उस चीज़ का फायदा ये है कि आपको ना आपको एक वो आपने ज़रूर एक दो टेस्ट ज़रूर देने हैं, ताकि आपको ना एक उससे भी आपको थोड़ा सा हेल्प होती है कि आपकी जजमेंट थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि मैंने आइल्स ब्रो के का रुख किया, और मैंने जितने भी जो टेस्ट थे ना वो आइल्स ब्रो के ऊपर ही दिए, और मैं कहूँगा कि आइल्स ब्रो का जो है ना वो इंटरफेस वो 99% सेम टू सेम जो आइल्स के टेस्ट डे में आपको इंटरफेस नजर आएगा ना, उनकी इंस्परा ऐप है कोई, उसके अंदर होता है। तो आप इसको और देख सकते हैं इंस्पिरा क्या चीज़ है। ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो एग्जामिनेशन टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईटीसी का कोई टेस्ट दिया हो तो उसमें भी वो होता है कि आप एक, ये डिफरेंट ब्राउजर्स होते हैं और एप्स होती हैं। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है चैट में? ग्रेट टिप्स आर मैक्सिमम। ओके, थैंक यू सर दानिश। यस, इंस्पिरा सॉफ्टवेयर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, तो राइटिंग में मेरे मार्क्स जो कटे वो इस वजह से कटे कि मैंने जो है ना वो लाइक हमें कहा जा हमें ये एक टारगेट होता है कि हमने 20 मिनट के अंदर जो है ना टास्क 1 को कंप्लीट करना है, तो मैंने 23 मिनट लिए कंप्लीट करने में। और उसके बाद जब मैंने राइटिंग टास्क 2 करके जब मेरा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे रिव्यू करने के लिए, और मैंने पार्ट 1 जो है वो रिव्यू नहीं किया था, सिर्फ पार्ट 2 ही मैं रिव्यू कर सका। तो राइटिंग की ओवरऑल मेरी स्ट्रेटेजी जो थी ना वो फ्लॉप थी। राइटिंग की मैं आपको बताऊं कि राइटिंग में ना ये चीज़ मेंशन है कि आपका जो राइटिंग पार्ट 2 है उसकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। उसकी 2:1 स्ट्रेटेजी लाइक इस तरीके से ना, जो पार्ट 2 है उसके मार्क्स ज़्यादा है, पार्ट 1 के जो है ना वो हाफ वेटेज है। तो आपने जब अपना टेस्ट स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्टली पार्ट 2 पे जाएं, उसको कंप्लीट करके फिर पार्ट 1 पे आए, या कोई और स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने यही कहा कि मैं जो है ना वो आई विल गो विद द फ्लो। तो मैंने पहले टास्क 1 किया और टास्क 2 किया, और जब प्रिपरेशन भी कर रहा था तो मैंने ज़्यादा टाइम लगाया राइटिंग टास्क 1 पे, और राइटिंग टास्क 2 की मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। मैंने जितने भी हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, लाइन चार्ट्स हो गई, पाई चार्ट्स हो गई, टेबल्स, हर एक जो हमारे पास आ सकता है ना अ, उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी खुद से, उसको देख के मैंने लिखा था, उसको मैंने समराइज करने की कोशिश की थी। लेकिन जो मेरे जो एक राइटिंग टास्क 2 थे वो मैंने सिर्फ 4 से 5 जो ऐसे है ना वो मैंने खुद से लिखे होंगे। बाकी जो है वो मैंने जो है ना सिंपली क्या किया था कि कुछ जो थे ऐसे जो है वो सिंपली देख के ना मैंने कॉपी पेस्ट किया था, लाइक एक स्क्रीन पे मैंने ओपन कर लिया तो साइड उसको देख के मैं टाइप कर रहा था सिंपल। तो विच वॉज नॉट, तो उसकी वजह से फिर ये है कि मेरा यहाँ पे जो है ना राइटिंग की वजह से मैं थोड़ा सा, क्योंकि और मेरे मेरे जहन में ये बात पहले से भी थी कि यार मैं राइटिंग में नहीं इंप्रूव कर सकता, तो व्हाई शुड आई गिव मोर एम्फेसिस ऑन इट। तो आप ऐसे ना कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है और आपकी ये एरिया स्ट्रांग है तो यू शुड गिव इट मोर टाइम एंड यू शुड पुट मोर एफर्ट। अच्छा, स्पीकिंग का जो है ना मेरा एक्सपीरियंस वो मैं सेम एज सर दानिश के की जो एक्सपीरियंस है। अच्छा, मेरा क्योंकि जिस दिन सर दानिश अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे उससे नेक्स्ट दिन मेरा टेस्ट था, तो मैंने ना, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं डबल माइंड हूँ, तो मैंने वो सर का सेशन भी अटेंड नहीं किया और सर की लिंक्डइन पोस्ट भी मैंने सही से नहीं पढ़ी, और मैंने ना सिर्फ मतलब आखिरी 3 दिनों में मैंने सिर्फ सोया हूँ, उठा हूँ और खाना खाया है और बस बाहर चला गया, और कुछ भी काम नहीं किया। मैंने अपने आप को फुल रिलैक्स रखा है, फुल जो है ना मैंने फोकस रखा है कि मेरी बॉडी जो है ना वो फुली एनर्जाइज्ड हो ऑन द टेस्ट डे। तो इस वजह से मैं ये सर की इंफॉर्मेशन मिस कर गया, और यही गलती मेरे साथ भी हुई कि मेरा जो टेस्ट था इट वाज आल्सो स्केड्यूल्ड 3 आवर विद द गैप ऑफ 3 आवर्स। तो मेरी एनर्जी तो लो नहीं हुई थी, क्योंकि मैं टेस्ट सेंटर से बाहर निकल के चला गया था अपना रीडिंग राइटिंग करने के बाद ना, मैं गया बाहर, आई एट लंच, देन ड्रिंक some juices, then came back and prayed द जोहर प्रेयर। उसके बाद फिर आके मैं बैठ गया वेटिंग रूम में। तो लेकिन ये कि फिर भी मुझे तकरीबन 2 घंटे ना वेटिंग एरिया में बैठना पड़ा, और उसकी वजह से जो है ना वो फिर मेरा जो कंसंट्रेशन और फोकस लेवल था वो डाउन हो गया। अच्छा, ये चीज़ तो चले वो, ये एक
नहीं है, मेन रीजन ये नहीं है, ये तो मतलब मैं सिर्फ इसको मैं कहूँगा कि मैं ये स्केप गोटिंग कर रहा हूँ कि ये रीजन, असल रीजन जो था ना वो मुझे लगता है वो ये था कि आई डिड नॉट एक्सपेंडेड ऑन माई आंसर्स। मैंने बहुत शॉर्ट आंसर्स दिए क्योंकि जो मेरे एग्जामिनर्स थी वो मेरे साथ लाइक फेस टू फेस, मेरा जो था स्पीकिंग टेस्ट, वो सामने बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे। तो जब मैं टेस्ट एग्जाम टेस्ट टेस्ट मतलब मैं रूम के अंदर गया तो मैं भूल गया कि मैं जो है ना वो आइल्स का टेस्ट देने आया हुआ हूँ, और मैं काफ़ी फ्रैंकली उनके साथ ना जस्ट लाइक मैं किसी दोस्त के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो मैं उस मोड में आके मैं कन्वर्सेशन करने लग गया और मेरे जहन से ये चीज़ निकल गई कि मैंने ना क्या चीज़ फॉलो करनी है। मैंने पीपीएफ को यूज़ करना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो हम जो कहते हैं उसको फॉलो करना है, मैंने अपने आंसर्स को एक्सपेंड करना है, मैंने एग्जांपल देनी है। तो मैंने ये तीनों चीजें ही नहीं की। वो मुझसे आंसर पूछती थी, मैं एक लाइन का दो लाइन का आंसर देता था। और मैं मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं ना जितना डीप अपना आंसर दे सकूं वो मैं करता। तो ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की जिसकी वजह से जो है मेरा स्पीकिंग में बहुत कम बैंड है। और फिर ये बैड लक जो है, ये पहले जो मैंने सारे सीनियर एक्सप्लेन किया, तो ये बैड लक है। अच्छा, इसमें मैं एक ये टिप दूंगा कि आप अगर आप यू हैव स्ट्रॉन्ग नर्व्स, यू हैव बिग हार्ट, तो आप जो है वो अपना स्पीकिंग टेस्ट किसी दूसरे दिन जो है स्केड्यूल करें। और लेकिन अगर आपको वो चीज़ ये लगती है ना कि यार नहीं यार क्या 2 दिन के पीछे पड़ो, एक ही दिन सारा कुछ मुकाओ ख़त्म करूं, तो फिर सर देख लें, ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आपने कैसे टैकल करना है कि आप फोकस नहीं और कंसंट्रेशन आपकी लूज ना हो। तो आप उस हिसाब से फिर अपना अपना देख लीजिए। यस मैम समीना, आप पूछ लें अपना क्वेश्चन, बट इट वुड बी बेटर कि आप एंड पे पूछ लें। सर इसी से रिलेटेड, जैसे मैं इसमें लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे एक चीज पूछी थी, अगर हम नेक्स्ट डे का करेंगे, मतलब जैसे समटाइम ऑप्शन होती है या जो भी है, तो नेक्स्ट डे अगर हम लोग जाएंगे तो जाते साथ ही होता है या वो वेटिंग टाइम होता है तब नहीं भी मैम, अगर कि आप, अच्छा। यस मैम, वो टाइम उस पर मैंशन होता है। और अगर आपका नेक्स्ट डे है ना, तो दोनों चीजें ना कंसेक्टिव चल रही होती हैं। लाइक जो मेरा एग्जाम जी सेंटर था वहां पे तो जी। दो टू सेपरेट बिल्डिंग्स थी, रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग के लिए एक बिल्डिंग थी स्पीकिंग और वाली। स्पीकिंग की अलग बिल्डिंग थी। तो सुबह जो लोग 9 बजे आए थे वो सही जो जिनका स्पीकिंग था वो डायरेक्ट स्पीकिंग की तरफ चले गए थे। सही सही। क्योंकि ओके। ना ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझे उर्दू में भी आता है। मतलब हम इंग्लिश की या स्पीकिंग लैंग्वेजेस पे ना भी आए ना, तो नॉर्मली इतना होता है कि अगर आपको वेट करना पड़ता है थोड़ी देर, जैसे अभी कुछ लास्ट वीक हुआ कि मैं वेट करी, चलिए प्रिंसिपल फ्री हो वो तब तक ना यस कंफ्यूजन और मैम। क्या कुछ उस टाइम में भी यस एक मैम, आधे ये घंटे मैं में ही वो इसके अपना ऊपर अपनी आऊंगा लैंग्वेज कि में इस तरीके से ना आपने अपने नर्व्स को किस तरीके से स्ट्रांग रखना है, ये भी मैंने ये ऐड हाँ, ये किया है। हमारी एक ट्रिक हो ये ना मैं कि आगे स्ट्रॉन्ग मैं कैसे। इसके ऊपर जी बात सर। करूंगा। ठीक है। ओके, ओके सर। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं अपनी जो है ना वो जो स्ट्रेटेजी थी मेरी प्रिपरेशन की, वो मैं कहूँगा कि इट वाज ब्रूट फोर्स बट हाफ ब्रूट फोर्स। तो अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो ब्रूट फोर्स अटैक, साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ब्रूट फोर्स अटैक्स आपको पता होगा कि उसमें हम क्या करते हैं, हर एक एक जो चीज़, हर एक एक जो हमारे पास कम्बिनेशन बन रहा होता है, हम उसको अप्लाई करते हैं पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो मैंने भी यही किया कि मैंने जुलाई में जब स्टार्ट की आईएलटीएस की प्रिपरेशन, तो मैं बस शुरू होता था शाम तक सारे सेशन में जाता था और जाता था और बस सुन रहा होता था कि किस तरीके से करना है, आइल्स टेस्ट क्या है। और पूरा मैंने एक महीना ये समझने में लगा दी कि आइल्स को क्या करना है, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है और मैं अपनी क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाऊं। मुझे वहां पे क्या करना चाहिए था कि मुझे, जब मैं ये सारे कॉम्बिनेशंस बना रहा था साथ साथ मुझे उनको अप्लाई भी करना चाहिए था। तो ये मेरा एल्गोरिदम ही गलत था कि मैं सिर्फ जो है वो कॉम्बिनेशंस जो है वो बना रहा था, उनको अप्लाई नहीं कर रहा था। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप साथ साथ लर्निंग भी करते जाएं और उसको अप्लाई भी करते जाएं। आप ये वेट ना करें कि मैं जो है ना अगले महीने से जो है ना बस वो मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा। तो मैंने ये कि अगस्त में जाके मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किए, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग के और स्पीकिंग के। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो अदरवाइज ये कि मैं थोड़ा और जल्दी टेस्ट मेरा हो जाता। तो वो यही बात पीछे जो मैं कहना चाह रहा था कि हमेशा देर कर देता हूँ, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। आपने जो है क्यों इसमें, क्योंकि ये है कि आइल्स की तैयारी जो है वो 2 हफ्ते से लेके एक महीने के अंदर हो जाती है। सर एहतशाम का अगर आपने सेशन अटेंड किया तो सर एहतशाम ने जो बताया था कि एक वीक में भी आपकी तैयारी 2 वीक में उन्होंने की और जिस तरीके से की, और उन्होंने बहुत उनका अच्छा बैंड, ओवरऑल 8 बैंड था उनका, आई गेस 8.5 था। तो ये चीज़ है ना कि आपने ना इतना टाइम नहीं लेना, लेकिन यह है कि अगर आप वो नहीं है ना, आप कॉन्फिडेंट नहीं है या आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो ठीक है आप अपना टाइम लें। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि लाइक वी आर नॉट सो मच प्रिविलेज कि हम बार बार जो है ना आइल्स की फीस जो है पे करें। तो आपने एक ही बारी, जब आपको खुद ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए, आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही हो कि यस नाउ आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, देन यू शुड गो फॉर इट।
तो मिनिमम टाइम जो है वो 2 हफ्ते लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको 1 महीना 2 महीना एट मैक्स लग जाएंगे तैयारी में। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी लग रहा है तो इट्स फाइन, ठीक है। फॉलो योर इंट्यूशन एंड फॉलो योर कॉन्फिडेंस। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे मैंने जो एग्जाम में एक्सपीरियंस किया ऑन द एग्जाम डे, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं बिल्कुल ही स्मूथली जा रहा था, लेकिन फिर मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ना पूरे एग्जाम में देखे, मतलब मेरे लिसनिंग में पार्ट में तकरीबन 5 ट्रैक्स थे, और रीडिंग वाला जो सेक्शन था ना उसमें 7 to 8 जो थे ना वो ट्रैप्स थे, और जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं ना वो मैं इन्हीं ट्रैप से फंसा हूँ। और जो मेरा लिस्टिंग का पार्ट था ना वो स्टार्ट हुआ था उधर से ना, उसमें जो हमारे पास समटाइम, अगर कैम्ब्रिज की बुक्स में देखें ना तो वो एक इंट होता है कि वो सर्वे फॉर्म फिल करा रहे होते हैं, तो उसमें ना 3 4 जो रोज एक साथ हो जाती हैं। पहले उसने पोस्ट उसने उसने उसका उसने जिप कोड पूछा, देन उसने साथ ही उसका फोन नंबर पूछ लिया, फिर उसका उसने पूछ लिया कि ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये 3 4 चीजें इसने एक साथ ही पूछी ना, तो यहाँ पे ये मुझे मुझे लगता है कि मैंने ना उसका जिप कोड जो है वो मैं प्रॉपरली नहीं गेट पर कर पाया, तो वहां पे मेरा एक क्वेश्चन गलत शायद गलत हुआ, और बाकी जो मेरे 2 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो बीच में पार्ट 2 में गलत हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो लिसनिंग है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्पीड जो होती है वो नॉर्मल जिस तरह कैम्ब्रिज की बुक्स में आप देखेंगे ना वैसी होती है। लेकिन जो बीच के पार्ट होते हैं जिसमें जो टू वो मोनोलॉग नहीं होता, 2 वे कन्वर्सेशन होती है, तो उसकी स्पीड जो है ना वो मैंने नोटिस की थी कि वो तेज हो गई थी। तो आप जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने ना कोशिश करनी है कि बीच वाले जो पार्ट्स हैं, और ओवरऑल ये है कि जब आप अपना टेस्ट कर लेंगे तो ब्रिटिश काउंसिल से करते हैं, और तो आपने 3 4 टेस्ट जरूर देने हैं उसके प्रीमियम मटेरियल के, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है ना वो काफी तेज होती है, और उससे ये है कि आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी। तो एक सेकंड में क्वेश्चन किसी का देख रहा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा थे, हाउ कैन वी मैनेज द टाइम इन रीडिंग सर इन द एंड ऑफ मीटिंग प्लीज गिव अस। ठीक है, ठीक है, मैं रीडिंग मॉड्यूल की तरफ आऊंगा सर आके। रीडिंग मॉड्यूल का सर मेरी कोई खास टिप नहीं है, लाइक इसमें मैंने देखा है कि आईकोड ग्रुप में ना काफ़ी लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे जो ये था कि मैं बचपन से ही तकरीबन ये है कि मुझे पढ़ने का शौक है, मैं बुक्स रीडिंग करता आ रहा हूँ, थैंक्स टू माय फैमिली एंड माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे ये आदत डाली। तो मैं तो ये था कि मैं एक तरफ से शुरू, मतलब मैंने स्टार्ट किया टेस्ट, और मैं पूरे पूरे पैराग्राफ्स रीड कर पाता था, और मैं उसके बाद मुझे पता था अच्छा मुझे कौन सी जगह से क्या ढूंढनी है। तो इसमें सर कोई मेरी खास टिप नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ मैं इसमें ना क्या ऐड कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कि द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द आइल्स एग्जाम। तो ये इसमें ना कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने अगर प्रिपरेशन अगर अभी स्टार्ट किया या अगर मिड वे है तो आप क्या करें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो ये है कि आपने जो है ना आइल्स के साथ कुछ और नहीं करना, ठीक है। डोंट डू द जॉब, तो डोंट डू एनी अदर जॉब। और ये है कि आपको ये भी ना करें कि लीड कोड, जैसे डॉक्टर जफर शाहिद कहते हैं कि आप लीड कोड छोड़ दें और सिर्फ आयल्स पे फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है, और ये तभी होगा जब आप उसको फुली फोकस्ड होगे ना तैयारी करेंगे। तो अगर आप 1 महीना भी लगाएं और फुली फोकस सिर्फ आइल्स को दें तो आपकी जो है ना काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये होता है ना कि आप समटाइम्स ये होता है कि जब आप एक ही चीज़ कर रहे होंगे, मेरे साथ भी हुआ कि मैं बोर हो जाता था 1 2 दिन बाद, या मैं वो कहते हैं हम ये कहते हैं कि हम वो हो जाते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा ही ना, लाइक हमसे फिर कुछ काम होता ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करता था, बीच में ब्रेक एक दिन पूरा मैंने ऑफ ले लिया था, फिर मैं कुछ नहीं करता था। तो उसमें फिर ये होता था कि मैं जो है ना वो मतलब ये है कि फिर मैं उस दिन सिर्फ सोया रहता था, ठीक है, बिल्कुल लेजी डे होता था मेरा बीच में। तो मैंने जो स्लाइड भी शेयर किया उसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 24 डेज मेंशन हुए हुए हैं। 6 दिन जो है ना वो मैंने ये है कि बीच में एक हफ्ते बाद फिर एक दिन का ब्रेक लिया, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद। तो जब जब भी आपको लगे कि यार आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, टेक अ ब्रेक, सिंपली ब्रेक, और उस दिन को अपना लेजी डे बनाएं। और आपने ये नहीं करना कि ठीक है आज मैंने आइल्स नहीं करना तो आई विल यूज सोशल मीडिया, आई विल वॉच यूट्यूब वीडियोस, आई विल वॉच नेटफ्लिक्स वीडियोस। नो, दैट विल इंटरफेयर विद योर दिस, क्योंकि आपने सिर्फ आइल्स पे फोकस कर रहे हैं। तो आप उसमें फिर एक ये काम कर सकते हैं कि यू गो ऑन सम गुड प्लेस, आप चले जाएं, हाइकिंग करने चले जाएं, किसी अच्छी जगह, ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो नाइस हो, सुकून हो, कामनेस हो, या फिर आप घर पे सोए रहें, और मतलब आप ना अपनी वो एनर्जीज को ना एक्युमुलेट करने की कोशिश करें।
अच्छा, ये एक टेक्निक है, जो मेरी टेक्निक में एक फॉल्ट था, वो मैं इसको कहूँगा कि आप ब्लिट्स क्रीक को फॉलो करें। कि जो जर्मन फौज ने, जो हिटलर ने फॉलो की थी स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी ये थी कि जब वो उसने जंग शुरू की थी ना, वो किसी भी इलाके को कैप्चर करना होता था, तो वो हर तरफ से अटैक करते थे। ठीक है, जमीन से भी अटैक कर दिया, एयर स्पेस से भी अटैक कर दिया, आर्टिलरी और नेवी, हर जगह से ना उन्होंने अटैक कर दिया। तो जो दुश्मन होता था उसको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो जो है ना वो असेंबल हो सके और रिटेलिएट कर सके। तो आपने भी ना आयल्स के ऊपर ऐसे ही झपटना है कि आपने ना लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है वो एक हफ्ते पूरा आप उसके ऊपर समझने की कोशिश करें। आइल्स के सारे सेशन में जाएं, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस देखें। जब आपको एक हफ्ते में समझ आ जाए, उसके बाद फिर आपने देखना है कि अच्छा मेरी वीकनेस क्या है, और साथ साथ ही ना आप अप्लाई करना शुरू कर दें। डोंट वेट कि यार नहीं अभी मुझे समझ नहीं आई आइल्स की, मुझे लिसनिंग में ना थोड़ा समझने की जरूरत है। तो बस आप जैसे जैसे समझते जाएं और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, और अपनी जो है टेक्निक्स को रिफाइन करते जाएं। और आइल्स ब्रो को अपना ब्रो बना लें। और शुरू में तो आप ये है कि कैम्ब्रिज बुक्स को फॉलो करें, आइल्स ऑनलाइन, आइल्स टेस्ट ऑनलाइन पे आप करें। और जब आपके एंड के डेज आ जाए ना, लाइक 20 डेज रह गए हैं या 15 डेज रह गए, तो आप आइल्स ब्रो पे आ जाएं और उसके ऊपर जो है ना सॉल्व करें। तो इस चीज़ से ये है कि आपको बड़ा फायदा होगा कि आप उसी इंटरफेस में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि जो आइल्स का मेन इंटरफेस है। तो इसका सेटअप जो है कल की क्लास में हमने किया था, आप कल की रिकॉर्डिंग देखना, उसमें सर आई गेस हसन रजा थे, या इफ आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, सर नासिर थे, सॉरी अबाउट दैट। तो उन्होंने हमारे साथ वॉलंटियर किया था और उन्होंने अपना पूरा सेटअप किया था अपने कंप्यूटर पे। लेकिन अगर आपको नहीं फिर भी समझना है तो आप जो है स्लैक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्योंकि चाइनीज में है ना, तो शुरू में सेटअप करने में मुश्किल होती है। आप सिंपली जो है वो डाउनलोड कर लेंगे इसकी वेबसाइट पे जाके, और कुछ स्टेप्स हैं वो आप वीडियो में देख लीजिएगा कि किस तरीके से होता है। अच्छा, ये चीज़ मत कीजिएगा। तो ये अक्सर जो हम एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और प्रोग्रामर्स ये करते हैं कि हम अंधेरे रूम हमें पसंद होता है, और वी डोंट लाइक द लाइट रूम। तो मैंने भी यही करता था कि मैं सुबह उठता था तो उसके बाद फिर ये कि खिड़कियां बंद करके, पर्दा आगे करके, बिल्कुल अंधेरा करके मैं पढ़ रहा होता था। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी इरिटेट हुआ टेस्ट डे के दरमियान, क्योंकि मेरे ऊपर 4 लाइटें लगी हुई थी, मतलब पूरी रो में ना एक 8-9 लाइट्स लगी हुई थी, एसएमडीज, और वो इतनी ब्राइट लाइट थी ना, तो मैं इरिटेट हो रहा था। मैंने एग्जामिनर को भी कहा कि इफ दे कैन टर्न ऑफ द लाइट्स, उन्होंने कहा नो वी कैन नॉट डू इट, आप जो है ना वो डार्क मोड कर लें। तो मैंने कहा ओके ठीक है फाइन, आई विल जस्ट डू इट। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक वेल लिट रूम में बैठे हैं। ठीक है, रोशनी वहाँ प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ फिर अगर ऐसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको एग्जाम डे में ना डिस्टर्ब करेगी, कि जिससे मैं इरिटेट हुआ था। अच्छा, टिप्स टू एस्पिरेंट्स फॉर एग्जामिनेशन डे। अच्छा, एग्जामिनेशन डे में ना आपने क्या करना है, तो अगर आपको क्रिकेट का शौक है, तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि ये एक फ्लैट पिच है, और फ्लैट पिच पे जो है वो बॉल जो है वो सीम और स्विंग नहीं होती है, बॉल सीधा बल्ले पे आती है, और हर बॉल जो है ना तकरीबन उस पर जो बैट्समैन है वो छक्का या चौका मार सक रहा होता है। और अगर आपने लास्ट पीएसएल का एडिशन भी देखा होगा, तो उसमें जो जितनी भी पिचेस थी वो सारी फ्लैट पिचेस थी, और इसी वजह से जो है ना हर मैच में ना 200-300 स्कोर बन रहा था। तो आपने भी अपने माइंड को एक फ्लैट पिच रखना है, आपके जहन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फुली फोकस्ड आपने होना चाहिए। कोई भी आपकी ना एक आपके जहन में कोई और बात चल रही हो, आपके जहन में कोई और आइडिया आ गया, तो ये कि ये चीज़ आपको जो है वो डिस्टर्ब करेगी। आपने ये चीज़ लर्न करनी है, जिंदगी में भी ये चीज़ आपको काम आएगी, कि जब आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो उसी चीज़ पे फोकस करें। आपने इस ये इंट्यूशन रखनी है कि लाइक मेरे जहन में और कुछ नहीं चल रहा हो। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि जब हम एक लैब बना लें तो उसमें अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम एक जो एक्सपेरिमेंट है, हम सारी चीज़ उसके लिए गैदर कर लेंगे, उसको काम करेंगे। हम अपनी टेबल पे ना उसी उसी एक्सपेरिमेंट या उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, हम कोई और साथ साथ मल्टीटास्क नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आपके माइंड में और कोई थॉट नहीं आ रही होनी चाहिए। जैसी कोई थॉट आए तो आपने उसको झटक देना है, आपने उसको ना निकालना है अपने जहन से। तो ये चीज़ विद प्रैक्टिस ही आएगी, और अगर आप ये चीज़ मास्टर कर लेते हैं कि आपके के जहन जो है वो जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ उसी के मुताबिक थॉट्स आ रही हों, तो देन यू आर अन क्या कहेंगे कि यू आर द यू हैव जस्ट, मतलब आप जो है ना वो यू आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं इसको, मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा क्या मैं क्या कह सकूं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने ना अपना पासपोर्ट और एनआईसी दोनों लेके जाना है। मेरा ये हुआ था कि मेरा जो मैंने जो फॉर्म फिल किया था, तो मैंने उसके अंदर ना अपना सेकंड नेम नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान में हम जो है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम वाला कंसेप्ट है ही नहीं। तो मेरा नाम उबैदुर रहमान है, तो इसमें फर्स्ट नेम और सेकंड नेम और फैमिली नेम कुछ भी नहीं है, उबैदुर रहमान कंप्लीट मेरा नेम है। लेकिन पासपोर्ट में जो उन्होंने है ना मेरा सर नेम जो है वो उसको उर रहमान फैमिली नेम या सर नेम किया हुआ है, और मेरा फर्स्ट नेम जो है वो उबैद किया हुआ है।
तो इस वजह से ना उन्होंने मुझे थोड़ा सा तंग भी किया, मतलब तंग तो नहीं किया, काफी उन्होंने पोलाइट वे में किया था, लेकिन ये कि मुझे इस चीज़ से ना थोड़ा सा बुरा लगा कि यार क्या है, उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मंगवाया, उन्होंने कहा कि आप किसी को ना मैसेज करके मंगवा लें। तो मैंने अपने भाई को कॉल की, लकीली ही वॉज एट होम, तो उसने मुझे पासपोर्ट की तस्वीर भेज दी, उन्होंने देखा अच्छा पासपोर्ट पे जो नाम है वो ठीक है, तो उन्होंने मेरी करेक्शन की ये चीज़ ना। तो आपने अपना पासपोर्ट और एनआईसी दोनों लेके जाएं साथ, तो ये एक अच्छा ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की भी होती, उन्होंने सिर्फ ये लिखा होता है कि आप वही चीज़ लेके आए जो आप जिससे आपने रजिस्टर किया है। तो मोस्टली लोग जो थे वहाँ पे सारे जो है वो अपना पासपोर्ट लेके आए हुए थे, एनआईसी जो है वो एक दो ही लोग थे। तो मैंने तो ये जो इंस्ट्रक्शन उनकी वेबसाइट पे थी वो फॉलो की थी कि मैंने तो अपने आईडी कार्ड पे टेस्ट रजिस्टर किया था। तो आपने ये करना है कि आपका पासपोर्ट बना हुआ है और सीएनआईसी है, तो दोनों जरूर साथ और जरूर अगर साथ लेके पासपोर्ट जाएं। नहीं है सर? सर पासपोर्ट नहीं है तो फिर ये चीज़ मेक श्योर करें कि जब आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर फिल किया है ना, तो वो आपके आईडी कार्ड पे वैसे ही होना चाहिए लिखा हुआ। हम्म, ठीक हो गया, ठीक। ठीक है। अच्छा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने ना स्लीप, अनफ स्लीप करनी है। अच्छा कुछ लोग होते हैं वो मतलब दे आर गुड विद दिस, वो दिन में काम कर रहे होते हैं, अगले दिन उनका पेपर है, तो दे आर एबल टू मैनेज इट। बट मोस्टली लोग मेरे जैसे होते हैं, दे नीड फुल एनर्जी टू बी मोर फोकस्ड एंड वेरी गुड टू परफॉर्म वेल ऑन द एग्जाम डे। तो आपने अपनी नींद पूरी करनी है और आपने मैक्सिमम जितना आप रिलैक्स कर सकते हैं तो आपने करना है। मैं अगर बताऊं कि मैंने अपने आखिरी जिस दिन मेरा टेस्ट था उससे आखिरी 3 दिन मैं तकरीबन 12 to 13 आवर्स मेरी डेली की स्लीप थी, मतलब रात को मैं इतना सोता था और दोपहर में भी सो जाता था। तो आई एम अ हैवी स्लीपर। तो आप लोग भी ये है कि जितना अच्छी नींद करेंगे उतना अच्छा एग्जाम डे में ना आप फ्रेश होंगे। ऑल्दो ये है कि मैं लिसनिंग और रीडिंग के बाद जो है मेरी वो स्टेमिना खत्म हो गया था। राइटिंग पे जब मैं गया था तो मेरी टाइपिंग स्पीड भी अराउंड 50 वर्ड पर मिनट्स है। तो आप ये भी कोशिश करें कि अपनी टाइपिंग स्पीड्स 80 या 100 के करीब कर लें, तो वो आपको बहुत फायदा देगी। लेकिन ये कि 50 वर्ड पर मिनट भी जो है वो मतलब ये है कि आप लिख लेते हैं। लेकिन ये क्या, मैं सर दानिश की पोस्ट पढ़ा था, मेंशन कि ही वाज एबल टू कंप्लीट द टेस्ट इन 40 मिनट्स, तो उनके पास 20 मिनट थे, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना टेस्ट जो है वो रिव्यू कर लिया था। तो ये भी है एक टिप है। अच्छा ये मैं बात कर रहा था वो जो मैम कह रही थी ना कि कैसे आपने अपने आप को फोकस रखना है। तो अगर आप ये देखें कि ऐसे क्रूशल मोमेंट्स आते हैं मैचेस में एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में कि जहाँ पे उन्हें ना अपने आप को फोकस रखना होता है, काम रखना होता है। हम कहते हैं कि यार अब जो है ना नर्व्स की गेम है, या तो बैट्समैन के नर्व स्ट्रांग है या बॉलर के नर्व स्ट्रांग है, जिसके नर्व स्ट्रांग है ही विल बी एबल टू टेक हिज टीम ओवर द लाइन। ठीक है, तो एक बॉल पे 6 रन दरकार है। अगर बैट्समैन ने अपने आप को अपने नर्व्स को काबू कर लिया तो वो जो है वो ही विल बी एबल टू मेक इट। अच्छा इसमें ये होता है ना कि आप जो है वो जैसे ही ना अगर आपको जब हम टेस्ट में जाते हैं ना तो हम एकदम से ना अगर अंडर स्ट्रेस आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि साइंटिफिकली ना एड्रेनलिन हमारी बॉडी में रश करता है और हम इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मूवमेंट। अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है, मैं भी शायद गलत बता रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में चला जाता है, तो लेकिन उस टाइम पे आपको तो ब्लड आपके माइंड में चाहिए क्योंकि माइंड ने ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी है। तो इसलिए आपने ना अपने एड्रेनलिन को कम रखने के लिए और अपने आप को फोकस रखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लंबे सांस लेने हैं। ठीक है, तो मैं ड्यूरिंग द टेस्ट ये कर रहा था कि मैं थोड़े से ना जैसे ही मुझे लगता था कि यार आई एम लूजिंग द फोकस एंड आई एम गेटिंग मेरे माइंड में कुछ और थॉट्स आ रही हैं, तो आई यूज टू टेक डीप ब्रेथ। 3 4 दफा मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने लिया कि ऊंचे से सांस लिया। तो मे भी शायद जिन लोगों ने उस टाइम हैंड फ्री नहीं लगाया होंगे दे माइट बी एबल टू नोटिस इट और उन्हें शायद ये चीज़ बुरी भी लगी हो। लेकिन ये मेरी टिप है और ये मैंने बेस्ट माई टेस्ट की जो वो एक मैम है या आई डोंट नो, एक और मैंने वीडियो देखा था उसमें भी उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि यू शुड, दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड द स्ट्रेस। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे भी हेल्प किया कि फोकस रहने के लिए। तो सिंपली आप सांस लेंगे तो उससे ये होता है कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में इंक्रीज होती है, और जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में इंक्रीज होती है तो पता नहीं अब इसके पीछे क्या वो एक साइंटिफिक रीजन क्या थी, आप इसको more रिसर्च कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अंडर प्रेशर जो है वो अपने आप को काबू रख सकते हैं। तो जो हम जब कहते हैं ना कि अपने नर्व्स को स्ट्रांग करो, और वो सर डॉक्टर सफर शायद भी बात करते हैं कि यू विल बी एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। तो उसके लिए फिर ये भी एक तरीका है कि आप जो है ना आइल्स की जो है वो सेशन स्टार्ट करें। तो मैंने भी आइल्स का सेशन काफ़ी देर जाके स्टार्ट किया। तो वो भी सर थैंक्स टू सर नजमी, ही ऑफर्ड मी कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लें। तो इस चीज़ ने मुझे भी मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी इंप्रूव किया एंड आई वाज एबल, इट मेड माई नर्व स्ट्रांग।
तो आप लोग जो भी हैं वो मतलब जो अभी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप स्लैक में जाएं, फॉर्म फिल करें, मैम मुस्कान और मैम मिल्सा को रीच आउट करें और आइल्स की टेस्ट स्टार्ट कर लें। मुझे याद है जब मैंने जुलाई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सुबह से शाम तक ना आइल्स के सेशन खत्म ही नहीं होते थे। 4-5 सेशन सुबह हो रहे थे और 4-5 सेशन दिन में हो रहे होते थे, शाम में हो रहे होते थे। तो उसमें ना लाइक बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी और इतनी जो इन्फॉर्मेशन थी ना, तो वो मैं कह रहा था कि उस टाइम पे बहुत थी। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ तो हार्डली 3 से 4 जो है ना आइल्स के सेशन चल रहे हैं। तो इट्स योर टाइम कि आप जो है ना स्टेप अप करें और आइल्स की सेशन स्टार्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोग चाहिए। और ये चीज़ आप देखेंगे कि जब आप पढ़ा रहे होंगे और जब आप लाइक देखें, जब आपने एक चीज़ किसी को पढ़ानी होती है ना, तो आपने तैयारी करके जाना होता है। आप ऐसे नहीं ब्लैक नहीं जा सकते। तो मैं और सर नजमी भी जो होता है ना, सेशन से पहले हम जो है ना वो बातें कर रहे होते हैं कि अच्छा सर आज ये पढ़ाना है और ये ठीक है। हम हमारे एक दिन पहले हम जो है ना वो तैयारी करके बैठे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आपको बड़ा फायदा देगी। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने काफ़ी क्रिकेट की जो है ना मिसालें बीच में दी हैं। तो अगर आप क्रिकेट के काफ़ी फ़ैन हैं तो ऑलमोस्ट पारा पाकिस्तान ही है। लेकिन आजकल हमारी टीम की कारकर्दगी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो कह सकते हैं। लेकिन एनीवेज, तो आपने अपने आंसर्स रिव्यू ज़रूर करने हैं, ठीक है। मैं अगर याद करूँ तो मेरा जो राइटिंग पार्ट था उसमें जो एक स्पेलिंग में मिस्टेक मैंने की थी, वर्ड था चार्टर, CHARTAR, और मैंने TER लिखा हुआ था अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है ना, ये 1-2 नंबर जो है ना आपके यहाँ से कटते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो मेक श्योर आप अपने आंसर रिव्यू करें। और जो सॉरी, रीडिंग की बात कर रहा हूँ। और राइटिंग में जो है ना मैंने 3-4 स्पेलिंग्स गलत किए हुए थे, क्योंकि राइटिंग में मैं ये करता था कि राइटिंग में मैं ना स्क्रीन की तरफ देख के टाइप नहीं करता था। क्योंकि ये एक टिप भी है कि जब हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो हम बार बार रीड कर रहे होते हैं। तो जब आप राइटिंग में लिखें तो आप सिंपली कीबोर्ड की तरफ देख के, वैसे तो हम कहते हैं कि टच टाइपिंग में अपनी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, तो कीबोर्ड की तरफ देख के मैं सिंपली जो भी मेरे जहन में थॉट्स आ रहे होते थे, मैंने वो पूरा एक ड्राफ्ट बनाया होता था और मैं बस टाइपिंग किया जाता था। टाइपिंग करने के बाद उसके बाद फिर मैं रिव्यू करता था। तो काफ़ी मेरी मिस्टेक्स थी वो होती थी नॉर्मल डेज में, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो कम हो गई थी। ऑन एग्जाम डे 3 से 4 जो थी वो मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर आई थी, तो वो मैंने ठीक कर ली थी। लेकिन और मेरा राइटिंग का टेस्ट स्कोर भी जो है वो 6.5 है, 7 से ज़्यादा हो सकता था। वो इस वजह से था कि मैं उस पे ना ज़्यादा मैंने ना अच्छे से नहीं लिख पाया। मुझे प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे लिखना था कि रिसाइकल जो है वो रिसाइकलिंग जो है वो पेपर टिन और वो आई गेस एक और था मटेरियल, उसकी जो रिसाइकलिंग है ना, इनफ रिसाइकलिंग नहीं हो रही, तो व्हाट कैन बी डन। ठीक है, तो फिर इसमें मैंने लिखा था, लेकिन ये है कि थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। अच्छा, ये टिप स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो सर आगे। जी जी। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, इस तरह के टॉपिक को फिर कैसे वो ये पेपर टिन और वुड के रिसाइकलिंग नहीं हो रही, तो अब बंदा प्लास्टिक की रिसाइकलिंग पे तो बात बड़ी कर यस सर, सकता है। एग्जैक्टली। मैंने भी ना लेकिन अपने जो आंसर थे ना उसमें जो मैंने सोल्यूशन बताया था उसमें मैंने एक ये श्रीलंका की एग्जांपल दी थी कि श्रीलंका जो है ना वो प्लास्टिक रिसाइकल कर रहा है और वो टी शर्ट्स बना रहा है ओल्ड फैब्रिक को यूज करके और प्लास्टिक को यूज करके ना। तो फिर बाद में ये जब मैं तो घर आया तो टिन मैंने मैट। मैंने सोचा कि यार प्लास्टिक की तो बात ही नहीं की गई थी। तो ये चीज है ना कि आपने ये अच्छा। ये सर हम इंशाल्लाह हाँ कल तो से हमने यही टास्क 2 को ही डिस्कस करना है और 2 PM के सेशन में भी यही चीज चल रही है। तो ये चीज वहां पे कवर हो जाएगी। अच्छा, ये जो टिप है ना, ये है ना कि हम ये टिप्स एंड ट्रिक्स पे शेयर करेंगे, वैसे ये टॉपिक्स बड़े इंशाल्लाह, डरावने यस हो यस। सकते हैं। नहीं सर, ड्रामे नहीं होते, बस आपने फोकस और कॉन्फिडेंट ट्रैक करेंगे तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा, ये वाली टिप जो है ना स्पेसिफिकली आइल्स ट्रेनर के लिए है। और प्लीज क्लियर योर माइंड। अच्छा, मैं जब टेस्ट दे रहा था ना तो 2-3 दफा मेरे जहन में ये थॉट है, अच्छा मैं ये चीज़ जो है ना, मैं अगर जब अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो मैं इसमें ये चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ बताऊंगा। क्योंकि जो चीज़ मैं कर रहा था साथ साथ, तो मेरे जहन में ना ये बार बार थॉट आ रही थी कि यार मैंने जाके अपने स्टूडेंट्स को ये बताना है कि ना अच्छा आपने ये नहीं करना। हालांकि उस टाइम मैं टेस्ट दे रहा था और उस टाइम मुझे सिर्फ टेस्ट ही देना और कुछ नहीं करना। मैं बाद में सोच सकता था। तो ये चीज़ मैंने होपफुली, क्योंकि मैं ये चीज़ मुझे पता था कि लाइक आई ट्राई दिस टेक्निक कि मैं अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो आई वॉज एबल टू क्लियर माई माइंड एट दैट टाइम। मुझे 3-4 दफा ये थॉट आई जहन में, बट मैंने अपने आप को झटका, थोड़ा सा मैंने ऊंचा सांस लिया एंड आई वॉज एबल टू रिमूव दिस थॉट फ्रॉम माइंड एंड गो बैक टू दिस थिंग। और इसकी वजह से ये हुआ कि मेरा जो एक लिसनिंग पार्ट में ना एक क्वेश्चन इसी वजह से मिस हो गया कि मेरे जहन में एक थॉट आई और मैं जैसे जब उसको झटक के वापस उस तरफ आया था तब तक वो स्पीकर बोल चुका था और मैं उसको मिस कर चुका था। तो वो एक दरख्त की बात कर रहे थे
जिस तरीके से अगर आपने कैम्ब्रिज का एक टेस्ट है ना जिसमें वो ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस ट्री के बारे में वो पूरा एक डिटेल, तो उसी में एक पैराग्राफ था एक ट्री के बारे में बता रहे थे कि एक सिविलाइजेशन थी वो ट्री को यूज करते थे। तो जो वो जो फिल इन द ब्लैंक थी उसमें ये था कि वो उसको एज ए फूड यूज करते थे, मतलब जो अपनी फूड सोर्सेज थी वो उस ट्री को लेके यूज उस ट्री से हासिल करते थे, और उसके अलावा वो किस तरीके से हासिल करते थे। तो मैंने उसमें गैस लगाया और मैंने हंटिंग लिख दिया कि वो अपनी फूड इस दरख्त से और हंटिंग की से लेते थे, क्योंकि मुझे उस टाइम पे वो जब मैं उसको रीड करके मैंने जज कर रहा था तो मुझे वही ऑप्शन वही सही लग रहा था। अब आई डोंट नो कि वो ठीक हुआ या गलत, वी कैन नेवर नो। अच्छा ये चीज़ जो है सेम सर दानिश ने जो शेयर किया है, यू कैन वॉच गो वॉच हिज लिंक्डइन पोस्ट जिसमें उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। और कल के 9 बजे का, कल के नहीं सॉरी परसों के जो है ना वो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट डेट वाज। तो 9 PM के सेशन में सर ने ना काफ़ी डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसमें ये चीज़ जो सर ने मेंशन की है सेम एज दिस मैं भी ये चीज़ कहूंगा कि आपने क्या करना है, क्वेश्चंस एंड ऑडियो एंड लिसनिंग आर ऑलवेज इन सीक्वेंस। ठीक है, वो रीडिंग हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इजी एंड हार्ड। ठीक है, रीडिंग में इजी क्वेश्चन होते हैं या हार्ड होते हैं, इनके इन बिटवीन कुछ नहीं होता। और इट इज़ इजी टू स्कोर 6 बैंड्स इफ यू हैव ट्रेन फॉर मंथ्स और ओनली अ वीक, इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्स स्किलफुल प्रैक्टिस। ये चीज़ जो है ना ये जो है यही मेन चीज़ है कि आपने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है और उन पे वर्कआउट करना है। और ये बात आई गेस पहले भी किसी ने की है कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आपकी टेक्निक ही गलत है तो फिर आप पूरे साल उसी गलत टेक्निक को आप फाइन ट्यून करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा राइट टेक्निक को फाइन ट्यून करने में है। Listening part 1 and part 4 are easy for your brain. You can only get confused in MCQs. अच्छा ये चीज़ ऐसे ही है, बीच वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं उसमें मेरे ख्याल से जो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन स्पीड थोड़ी तेज होती है। और आखिरी वाले पार्ट होता है ना उसमें मेरे साथ ये होता था कि मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी ना मेरा एक आध जो है क्वेश्चन मिस हो जाता था, मैं उसका मतलब मुझे मुझे आंसर जब वो बोल जाता था स्पीकर मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो जो है ना ये चीज़ इस बारे में बात कर चुका है। तो वो इसके लिए टेक्निक बताई थी मैंने कि जब आप लिसनिंग का टाइम मिल रहा हो ना पहले पार्ट का, तो हम एक्चुअली पार्ट 2 और 3 को पढ़ रहे हो। जब हमने पार्ट हम्म। 2 और 3 को पढ़ा होगा ना, तो फिर तो उससे फायदा ये होता है कि जब हमें पार्ट 2 को लेट से पहली बार पढ़ा हुआ है, जब हमें लिसनिंग पार्ट 1 का टाइम मिला था, जब हम पार्ट 2 पे आते हैं तो हम दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें रीडिंग की करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस हो जाता है। अच्छा तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाती अच्छा सर उबैद, आपको जो एमसीक्यूज टाइप्स थे उनके जो लेंथ थी एमसीक्यूज की ऑप्शंस की वो बहुत ज्यादा थी या नहीं नहीं सर, नॉर्मल थी बहुत या बहुत 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 शॉर्ट थी, मतलब वन लाइनर्स थे, ज्यादा से ज्यादा जो थे ना वो वन लाइनर्स थे। और ये एमसीक्यूज होते हैं टू आंसर और वन आंसर दोनों आए थे? ये सर टू आंसर नहीं थे, वो टू आंसर नहीं आए थे, सारे वन आंसर थे, लिसनिंग में सारे अच्छा, वन आंसर थे। फिर वो मेरे ख्याल में आपको फिर मैचिंग आए होंगे। ये सर मेरी मैचिंग कि अगर हेडिंग थी, दो एंड पे अच्छा चार जो थे ना वो मैं हेडिंग तो नहीं थी, अच्छा मतलब हाँ वो था कि डिफरेंट कंट्रीज का बताया हुआ था और उनका बताया था कि उसका एक इवेंट होगा, मेक्सिको था और अच्छा अच्छा जो मैचिंग वाला है वो ड्रैगन ड्रॉप्स की ये तरह सर थे? ड्रैगन ड्रॉप्स थे, जिस तरीके से आइल्स अच्छा ब्रो में होता है ना सेम एज हाँ जी, सेम आइल्स ब्रो में मैचिंग वो वैसे ही था। ड्रैगन ड्रॉप होता है। यस सर वैसे ही था। And follow a structure in writing and speaking, otherwise you will your band will get low in it. Anybody can think but few can think when the clock is ticking. I wish कि ये चीज़ मुझे पता होती, और पता तो मुझे थी, मैंने इस चीज़ पे फोकस किया होता तो ये है कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन जो कर रहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं स्पीकिंग में और राइटिंग में अच्छा कर पाऊंगा, तो वो मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको मीट कर पाता। बट ये है कि हम ज़्यादा टाइम फिर ये है कि क्योंकि हमें पता होता है कि लिसनिंग और रीडिंग में हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो हम उसी पे ज़्यादा टाइम लगा जाते हैं, हम राइटिंग और स्पीकिंग को ना बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो आप रोज़ाना स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें और राइटिंग को भी ना थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर कीज जैसे आप कर सकते हैं, तो प्लीज गिव इट अ टाइम। बिलीव इन योर सेल्फ एंड डिवाइस योर टेक्निक। कॉन्फिडेंस की गेम है, इन दी एंड आप तैयारी करके चले जाएं एग्जाम डे के दिन, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी स्लीप इनफ नहीं है, आप फोकस नहीं है, तो आई एम सॉरी बट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट वेरी वेल। ओके, तो मेक श्योर कि आप फुली कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी मतलब आप जो है वो फुली रिलैक्स्ड हो, आपकी एनर्जी लेवल इतना हो कि आप उसको टैकल कर पाए। एंड
अगेन मैक्सिमाइज योर स्कोर्स इन लिसनिंग एंड रीडिंग। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ कि लिसनिंग और रीडिंग में जो है मैंने ज़्यादा स्कोर बैंड लिया, जिसकी वजह से ये है कि जो मेरी जो लिसनिंग और सॉरी स्पीकिंग और रीडिंग में जो है वो जो कमी हुई वो वहाँ से कवर हो गई, और ओवरऑल मेरा जो है वो बैंड 7.5 तक चला गया। तो दैट वाज इट। और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था तो मुख्तलिफ लोग जो थे, जो यूकेवीआई के मोस्टली लोग थे जो उन्होंने उसके लिए जाना था और उसका वो टेस्ट दे रहे थे, तो वो बता रहे थे कि दे पेड 20 to 30,000 रुपीज़ फॉर 1 मंथ। ठीक है, बट थैंक्स टू आई गॉट गुरु कि हमें जो है वो नॉट अ सिंगल पेनी वी हैव टू पे एक्स्ट्रा अदर देन द आईएलटीएस फी। तो ये काफ़ी बड़ा प्रिविलेज है। और जैसी हमें तैयारी कराई जाती है, आई डोंट थिंक से उन लोगों को कराई जाती है। और उन लोगों के जो टारगेट थे वो ये थे कि उनके बस 5 बैंड आ जाएं, और तो हम तो स्टार्ट ही 6 बैंड से शुरू करते हैं कि ना भी करते हुए ना हम कहते हैं कि 6 बैंड से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो थैंक्स यू टू आई कोड गुरु एंड होल कम्युनिटी वंस अगेन। And I will end on this, that to get something you never had, you have to do something you never did. So buckle up and keep up the hard work, and surely you will achieve what you deserve. थैंक यू सर, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, काफी आपने पॉइंट्स भी बताए हैं जो हम लोग माइंड में भी रखेंगे कि हम लोग प्रिपरेशन के टाइम पे और जब हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तब भी। तो नो डाउट जो आप कह रहे हैं कि ये वाकई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत कुछ, यानी आप स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह है या आर्ट्स है या कुछ भी है। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मतलब ट्यूटर ऑनलाइन लेके, चाहे वो मतलब 50-60 थाउजेंड जो है वो पे करते हैं और फिर वो रखते हैं 1 मंथ के लिए कि उनको आर्ट्स की प्रिपरेशन करवाएं। तो वाकई जिस तरह मैंने, क्योंकि अभी रूटीन में ये जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है आर्ट्स का ही दे रही हूँ, तो वाकई बहुत ज्यादा लर्निंग मुझे फील हुई है खुद में भी कि हाँ, कौन कौन से एरियाज है जहाँ मैं लैग कर रही हूँ कि मुझे यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। और स्पेशली ये जिस तरह रीडिंग, और हम लोगों ने ये लिसनिंग स्टार्ट की और लिसनिंग के बाद रीडिंग और अब राइटिंग, तो ये अच्छा है मतलब। और आपने जो एक्सपीरियंस साथ किया है तो ये हम लोग इंशाल्लाह माइंड में रखेंगे जब अटेम्प्ट करने जाएंगे इसका। थैंक यू। Okay, तो thank you मैम so आप much, कब ma'am. तक देखने देने का सोच रही हैं कि आप कब तक आइल्स दे देंगी? सर मेरा, मुझे मैं भी शायद अपने आपको टाइम देना चाहिए कि मैं, मुझे मेजर तो स्पीकिंग का ये है कि मैं वैसे ही ना मतलब उर्दू में भी ज्यादा देर बोल नहीं पाती, यानी वो जो है ना अपने नर्व्स को कंट्रोल वाली वो एक्सरसाइज एक तरह से मेंटली करूंगी। और दूसरा ये कि अभी आपके साथ लिसनिंग में था, लिसनिंग में मुझे थोड़ा लगा, मतलब मुझे है कि मैं अभी अपना ये जो है ना टिल दिसंबर तक टाइम दूं, एक तो ये आर्ट्स की और साथ में असल में ये लीड कोड और बाकी चीजें भी देख रही थी। और जिस वक्त अगर प्रॉपर फोकस चाहिए होगा तो तब तो सिर्फ आर्ट्स ही होना चाहिए। मुझे है कि अभी दिसंबर तक मैं मतलब इसको रखूं, स्लो स्लो जी। प्रिपरेशन, और अपने पॉइंट्स हाईलाइट करूं कि हाँ ये जगह है जहाँ मुझे ज्यादा एफर्ट करनी होगी। और फिर वो लास्ट जो होंगे कुछ वीक्स अगर मैं रजिस्टर करवा लूंगी तो उसके बाद सोचूंगी कि हाँ ठीक है, आप मेरा फुल कंसंट्रेशन जो है ना वो आर्ट्स की तरफ होनी चाहिए। सही है मैम, बेहतर आप अपने बारे में पहचान सकती हैं। देन स्पीकिंग जो है आप किया करें फिर रेगुलरली स्पीकिंग, तभी आपका वो कॉन्फिडेंस आएगा ना। जी सर, क्योंकि स्पीकिंग में ना मुझे समटाइम जैसे अब मैं बल्कि बताना भी था, अगर हम लोगों ने जो अगर आगे नेक्स्ट वीक अगर करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल, तो मैं माइंड में था कि ये मैं क्वेश्चन रेज करूंगी कि आपके ना माइंड में जो जो बंदा ज्यादा बोलता है ना, किसी भी जो भी मदर टंग में या किसी भी लैंग्वेज में जो बोलेगा, वो इजीली अपने जो माइंड में आइडियाज आ रहे होंगे उनको इजीली वो कन्वर्ट कर सकता है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे उर्दू है, किसी में भी हो। आप उस टाइम पे जो कहते हैं ना कि आपसे जैसे ही कोई क्वेश्चन करता है तो आप आंसर देने के लिए रेडी होते हो। मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने में, और इसमें तो वो है कि मेरी स्पीकिंग जितनी ज्यादा होगी उतना हो सकता है आपकी फिर उसी हिसाब से आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आपके माइंड में ना पॉइंट्स आते रहते हैं, जितने पॉइंट्स आएंगे वो आप बोलेंगे, चाहे आपस में किसी भी यानी ग्रुप डिस्कशंस करें या किसी में भी। ये है कि मुझे जहां तक लगा है कि थोड़ा सा ना ये मेरी राइटिंग, मैंने फ्रीलांसिंग की फील्ड की हुई थी अभी, वो भी सर जफर ने कहा कि आप थोड़ा अर्से फ्रीलांसिंग छोड़ें और पूरा फोकस लगाएं, तब आप ना कोई स्किल भी आप उस पे आ सकती, इंप्रूवमेंट हो सकती है, और दूसरी ये आर्ट्स की साइड पे भी। तो अभी बस जस्ट मैंने वो की, तो वो जितनी थी वो
राइटिंग की थी, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, तो मुझे तो डिस्टरबेंस होती थी लोगों से बात करने में भी, कि मैं कहती थी कि नहीं, मुझे जो मेरा काम है, फोकस है बस खामोशी से ना, बस राइटिंग पे। तो वो राइटिंग का तो मैं देखती हूँ कि काफी हद तक ठीक होगा, लेकिन मेन ना स्पीकिंग और फिर वो जो बाकी मॉड्यूल्स हैं उसकी फिर उस लेवल पे नहीं है मुझे, मतलब अपना ठीक है लगता है मैम, कि आप बैंड नहीं है अच्छा। रेगुलरली जो है ना वो प्रैक्टिस करती रहें, और जब आपको लगे कि बस अब ये हो गया है ठीक, तो फिर आप दे दें हाँ टेस्ट। जी सर। सर उबैद जी से सर, किसी को इंशाल्लाह। क्वेश्चन है? प्लीज कर लें, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं न्यू हूँ तो मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मैं मेरे पास 1 मंथ है, तो मैंने 1 मंथ में आइलेट्स की तैयारी करनी है। तो मैं उसके लिए रोड मैप वगैरह पूछना चाह रहा था कि किस तरह मैं एक 1 मंथ के अंदर प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकता हूँ। सर आप सिंपली ये करें ना कि मतलब आज का दिन और कल का दिन जो है ना, आप जितनी भी आइल्स की क्लासेस चल रही है आई ग्रुप पे सारी लें। ठीक है, आपके जहन में जी ना एक वो आपको पता चल जाएगा कि आइल्स क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक के ना पहले 2 दिन भी, मंडे ट्यूसडे भी, आप ये करें कि आप सारी क्लासेस लें जितनी भी आइल्स की हो रही हैं, तो आपको एक ओवरव्यू थोड़ा पता चल जाएगा। बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हैं हमारा इस चैनल के सेक्शन पेन में सेक्शन में ना, पहले वीक की क्लासेस जो है, अगर आप पहली जो क्लास है ना उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आइल्स को डिस्कस किया था कि क्या होता है, तो आपको आइल्स का पता चल जाएगा। सर वो फिर जब आपको एक सॉरी ओवर। सर मैं जी जी। सर, सर वो रिकॉर्डिंग लेक्चर कहाँ पड़े हुए हैं? सर वो स्लैक्स। गूगल शीट स्लैक पे हो आप? ऐड स्लैक पे जी जी, मैं स्टैक पे ऐड हूँ। आप चैनल पे जाएंगे ना, पिन हुई है गूगल शीट, वहाँ पे सारे फेसबुक पे ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ओके ओके। तो वो थैंक। सारे अपडेट होते रहते हैं डेली वाइज। यस सर। ठीक है तो आप फिर क्या करें कि उसके बाद फिर आप ना नेक्स्ट वीक से ना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें लिसनिंग और रीडिंग की, रोजाना आप मॉक टेस्ट दें। ठीक है, और साथ ही फिर यह है कि आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी शुरू कर दें। स्पीकिंग के लिए सर। ये वो है। जी जी। टेस्ट टेस्ट जो देने हैं वो कहाँ पे देने हैं? सर उसके लिए वेबसाइट्स हैं, आइल्स ऑनलाइन। एक्चुअली सर स्लैक में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सारी रिसोर्सेज हमने अटैच